आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 22 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साइड से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपकी काव्य शास्त्र की इकाई करा दी है। दूसरी जो हमारी इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने देखिए आपको भक्ति काल तक जो क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो हमारी जो क्लास अभी रिसेंट में जो चल रही हैं वो किससे संबंधित हैं? रीतिकाल से। रीतिकाल के संबंध में आपको 2 क्लासेस हमने प्रोवाइड करा दी हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो रीतिकाल पर ही आधारित है। इसमें देखिए आज हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पुस्तकों के जो रचनाकार हैं, जो कृतियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में भी देखिए रीतिकाल से काफ़ी रचनाएं या कह लें कृतियां या कवि पूछे जाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से क्या है हमने यहाँ पर प्रश्न रखे हैं। तो देख लेते हैं अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? महत्वपूर्ण। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चिंतामणि की, केशवदास की, मतीराम की, देव की। तो किसकी रचना है ये? चिंतामणि की। ठीक है, अगर हम बात करें कवि कुल कल्पतरु की, तो देखिए ये किस प्रकार का काव्य है या रचना है? ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ। ठीक, दूसरी बात देखिए इसमें क्या है, 8 प्रकरण या कह लें अध्याय हैं, यानी कि इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक, और कितने पद हैं? तो 1133 इसमें पद हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोहा, सोटा, छंदों का प्रयोग किया गया है। साथ साथ देखिए दोहा, सोरठा, इसके साथ ही अगर देखें तो कवित्त, सवैया छंद का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप और काव्य अलंकार और काव्य अलंकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि कवि कल्पतरु के बारे में पूछा गया कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की है। हमने इसमें बताया कि इसमें देखिए क्या क्या चीज़, क्या क्या विशेषता है इस काव्य की। देखिए सर्वांग निरूपक ये ग्रंथ है, इसमें 8 प्रकरण हैं और 1133 क्या है पद हैं। दोहा, सोटा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अब बात करें कि किस आधार पर ये लिखा गया, यानी कि क्या विशेषता रही इसकी। तो देखिए इसमें काव्य लक्षण, गुण, स्वरूप, अलंकार, गुण दोषों का वर्णन क्या है इसमें किया गया है। अगर हम बात करें इसकी किस सन में ये लिखा गया, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए 1650 ईस्वी में क्या है इसे लिखा गया। ठीक, ये तो हो गई हमारी कवि कुल कल्पतरु के विषय में। इसके अतिरिक्त अगर हम चिंतामणि की और रचनाएं देखें, क्योंकि पूछ ली जाती हैं, तो देखिए इनकी अन्य रचनाओं में रसविलास है। ठीक है, रसविलास हो गई, श्रृंगार मंजरी हो गई। श्रृंगार मंजरी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे श्रृंगार मंजरी। देखिए श्रृंगार मंजरी की जो रचना काल है वो 1653 ईस्वी है। इसमें क्या है, नायक नायिका भेद, यानी कि नायक नायिका भेद का वर्णन है। नायिका भेद का वर्णन याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी अगर इनकी हम कृति की बात करें तो कौन सी है? छंद विचार। ठीक है, अन्य रचनाएं अगर हम देख लें तो काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य विवेक, तो ये रचनाएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ कवित्व विचार हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या जाना कि कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार को चिंतामणि, टाइम पीरियड की बात करें 1650 ईस्वी में ये लिखी गई। सर्वांग निरूपक ये ग्रंथ है, इसमें 8 अध्याय हैं, 1133 पद हैं। छंद की बात करें दोहा, सोटा, कवित्त, सवैया इसका प्रयोग हुआ है। और क्या विशेषता इसमें? काव्य लक्षण, गुण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप और काव्य अलंकार और गुण दोष का क्या है इसमें विवेचन किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें क्या जाना कि चिंतामणि की और भी रचनाएं, रसविलास, श्रृंगार मंजरी। तो श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद को दर्शाता है और ये किस पर आधारित है? महत्वपूर्ण है। तो ये कभी कभी पूछ लिया था किस पर आधारित है ये। तो ये देखिए भानु दत्त जो थे ना, भानु दत्त, तो उनकी जो रचना थी रसमंजरी, ये
उस आधार पर लिखी गई, यानी कि उसका जो आधारशिला जाने, या फिर ये कह लें कि चिंतामणि ने भानुदत्त की रसमंजरी को पढ़ा और वहाँ से उन्हें एक आइडिया लगा, इस आधार पर उन्होंने रचना की। जैसा मैंने आपको कई बार बोला है, देखिए हम किसी क्षेत्र पर या किसी विशेष टॉपिक पर, शीर्षक पर तभी लिख सकते हैं जब हम इस पर जो काम हो चुका है उसे पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो देखिए आप जितने भी विद्वान देखिए वो किताबों के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किताबों से ही क्या है, उनकी मानसिकता का विकास होता है, वो नई चीज़ों से अवगत होते हैं, क्योंकि जो आपका साहित्य है वो समाज का आईना है कि समाज में क्या घट रहा है, क्या घट चुका है और आगे क्या संभावना हो सकती है अगर परिवर्तन इसी तरीके से होता रहा तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए क्या है, किताबों को आपको पढ़ते रहनी चाहिए। देखिए किताबें आपको कुछ ना कुछ सीख तो जरूर देती हैं, ठीक है, हर एक किताब की अपनी एक विशेषता होती है, ठीक, लेकिन शर्त यह है कि किताब आप कैसी पढ़ें, सामाजिक पढ़ें, कोई ऐसी गलत किताब या गलत आचरण वाली किताबें ना पढ़ें, समझ रहे हैं। इसका चयन क्या है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने अपने पहले प्रश्न को जाना, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि अलंकार पंचाशिका किसकी कृति है, महत्वपूर्ण कृति है, देख लेते हैं। मतीराम की, सुखदेव मिश्र की, ग्वाल कवि की या देव की। तो देखिए अलंकार पंचाशिका किसकी कृति है, मतीराम की। अगर हम बात करें इसकी टाइम पीरियड की तो देखिए 1690 ईस्वी में ये लिखी गई, ठीक है। इसमें क्या है, अलंकारों का विवेचन है, जैसा कि आपको पता है अलंकार पंचाशिका है तो सीधी सी बात है इसमें क्या है, अलंकारों का विवेचन होगा, ठीक। अब बात करें मतीराम के और ग्रंथों की, तो देखिए आपको इनकी और रचनाएं पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि यही रचना पूछी जाए, लेकिन संभावना ही ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रश्न को रखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी देखिए रसराज भी इनकी कृति है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड देखें तो 1663 के ईस्वी के आसपास ये लिखी गई। ललित ललाम महत्वपूर्ण है, ललित ललाम, ठीक है, ये कब लिखी गई, 1659 से 1688 ईस्वी के बीच में क्या है, इस कृति को लिखा गया। सतसई हो गई इनकी कृति, सतसई है, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें 1681 ईस्वी में लिखा गया, ठीक। वहीं अगर बात करें व्रत कौमुदी, महत्वपूर्ण व्रत कौमुदी, तो ये कब लिखी गई, 1701 ईस्वी में, ठीक है। जो व्रत कौमुदी है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये छंद निरूपक ग्रंथ है, छंद निरूपक ग्रंथ है। इसके अगर हम बात करें तो देखिए और अन्य नाम भी हैं, महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ से कि व्रत कौमुदी का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम देखिए छंदसार पिंगल। अगर ये पूछ लिया जाए कि छंदसार पिंगल किसकी रचना है तो किसकी है, मतीराम की। अगर ये पूछ लिया कि छंदसार संग्रह किसकी रचना है तो किसकी है, मतीराम की, ठीक है। इसमें देखिए 5 प्रकाश है या फिर कह लें 5 अध्याय हैं। याद रखेंगे व्रत कौमुदी के 2 नाम देखने को मिलते हैं, छंदसार पिंगल, छंदसार संग्रह। अगर हम अध्यायों की बात करें या फिर कह लें प्रकाश की बात करें, कितने हैं, 5। दूसरी है इनकी फूल मंजरी, क्या है, फूल मंजरी, ठीक है, फूल मंजरी। तो फूल मंजरी में देखिए जो मतीराम है इन्होंने एक एक फूल का वर्णन किया है, और देखिए इसमें कितने दोहे हैं, तो इसमें 60 दोहे हैं, ठीक है। कितने दोहे हैं इसमें, 60 दोहे हैं। अगर हम बात करें फूल मंजरी की तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये इनका पहला ग्रंथ है ना, लेकिन जो बच्चन सिंह हुए उन्होंने क्या है, बच्चन सिंह ने क्या है, रसराज को पहला ग्रंथ माना, किसका, मतीराम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं कि देखिए रचनाएं इनकी बहुत हैं और क्वेश्चन कहाँ से कब क्या पूछ लिया जाए हमें पहले से ही तैयार रहना है ना। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है कि संग्राम सार और रस रहस्य किसकी कृति है, संग्राम सार और रस रहस्य किसकी कृति है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुलपति मिश्र की या फिर भूषण की, दूल्हा की, रसलीन की। तो देखिए जो रस रहस्य और संग्राम सार है
महत्वपूर्ण कृति है, ये पूछी जाती है। कभी कभी क्या होता है रस रहस्य को पूछ लेते हैं कि रस रहस्य किसकी कृति है, कभी पूछ लेते हैं संग्राम सार किसकी कृति है। तो ये किसकी है, दोनों कृतियां कुलपति मिश्र की। ठीक है, अगर मैं बात करूं रस रहस्य की, तो रस रहस्य कैसा ग्रंथ है, यह है सर्वांग निरूपक ग्रंथ। याद रखेंगे, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। ठीक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और इसमें देखिए कितने अध्याय या फिर कह लें वृतांत हैं, प्रकाश हैं। तो इसमें देखिए 8 वृतांत हैं। कितने, 8 वृतांत हैं। और कितने पद हैं इसमें, 652 पद हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो रस रहस्य लिखा गया तो जो कवि हैं उन्होंने किस आधार को लिया या फिर कह रहे संदर्भ ग्रंथ किसको लिया, तो इन्होंने देखिए काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण यानी कि मम्मट और विश्वनाथ की पुस्तकों को इन्होंने, मम्मट की कौन सी है, काव्य प्रकाश, यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। तो इन्होंने क्या है, इन पुस्तकों को अपना आधार बनाया और इनको पढ़कर ही क्या है, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, भूषण के विषय में तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया है कि भूषण ने शिवराज भूषण, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। शिवराज भूषण लिखा। ठीक है, शिवा वावनी, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। ठीक, इसके साथ ही इन्होंने भूषण उल्लास, भूषण उल्लास और क्या है, दूषण उल्लास। याद रखेंगे सभी को, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इन कृतियों की रचना की। ठीक है, जैसा कि आप भूषण को जानते ही हैं कि भूषण वीर रसोत्प्रोत रचनाएं लिखते थे। तो ये इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। अगर हम बात करें दुल्हा कवि की, तो दुल्हा ने कौन सी रचना लिखी, महत्वपूर्ण। अब देखिए पता होनी चाहिए आपको रचनाएं, इन्होंने कौन सी लिखी है, कवि कुल कंठाभरण। अगर प्रश्न आ जाए कि कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ये दुल्हा कवि की। ठीक है, और ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस प्रकार ग्रंथ है, अलंकार, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब चलते हैं, अगर हम बात करें रसलीन की, तो देखिए रसलीन की कौन सी कृतियां, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर रसलीन के विषय में जाने तो रसलीन ने कौन सी कृतियां लिखी, तो इन्होंने देखिए अंग दर्पण, अंग दर्पण और रस प्रबोध, ये कृतियां किसकी हैं, रसलीन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए संग्राम शाह रस रहस्य के रचनाकार को तो ही जाना, इसके अतिरिक्त हमने भूषण दुल्हा रसलीन की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके विषय में भी क्या चर्चा की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय किसकी कृति है। ठीक है, किसकी कृति है ये, पद्माकर, रसलीन, लाल कवि, मुरलीधर भूषण। तो देखिए पद्मावरण और गंगा लहरी किसकी कृति है, किसकी है ये, पद्माकर की। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछ रहे कभी तो कि देखिए पद्मावरण को पूछ लिया जाता है, पद्मावरण किसकी कृति है, या फिर गंगा लहरी को पूछ लिया जाता है। देखिए पद्मावरण जो है, अब महत्वपूर्ण बिंदु भी हम इसको देख लें। पद्मावरण पहले तो टाइम पीरियड देख लें, 1810 में लिखी गई। ठीक है, और महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि ये अलंकार ग्रंथ है, यानी कि इसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक है, अब अगर हम इसे पाठ की बात करें तो इसमें देख कितने प्रकरण देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पद्मावरण में कितने प्रकरण हैं, तो कितने प्रकरण हैं, 2 प्रकरण हैं। याद रखेंगे कितने प्रकरण हैं, 2 प्रकरण हैं। और कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, 344 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, या फिर लिखा है इसमें कितने छंद हैं, 344 छंद हैं। और उन छंदों में महत्वपूर्ण किन छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा,
और चौपाई का, यानी कि जो छंद है इसमें 344 हैं, जिसमें किस छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा लहरी की, तो ये पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी पर ये आधारित है। ठीक है, ये पंडित जो जगन्नाथ थे उनकी जो कृति थी गंगा लहरी, लिख लेते हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण है, पंडित जगन्नाथ की कृति का पदानुवाद है, ये पदानुवाद है। ठीक है, अगर हम बात करें पद्माकर की और रचनाओं की, तो इसके अतिरिक्त कौन कौन सी रचनाएं इनकी? तो एक तो है इनकी जगदी नोद या फिर जगद विनोद। ठीक है, इसमें ये कैसा ग्रंथ है? नवरस निरूपक, यानी कि इसमें 9 रसों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी एक और रचना है, वो कौन सी है? हिम्मत, ये बहुत पूछी जाती है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ठीक है, ये इसमें कौन सा रस प्रधान है? तो देखिए इसमें वीर रस प्रधान है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है। और ये किस पर लिखा गया है? तो ये हिम्मत बहादुर जो राजा हुआ करते थे, जैसा कि रचना का नाम ही है, हिम्मत बहादुर जो राजा हुआ करते थे, कहाँ के थे वो? अनूपपुर के। ठीक है, तो उनके अनूपगिरी के राजा थे, लिख लेते हैं साइड से, अनूपगिरी ठीक के राजा थे। तो उनके पराक्रम का वर्णन क्या है इन्होंने यहाँ पर किया है? किसने किया है? पद्माकर ने। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें प्रताप सिंह बिरुदावली, देखिए हिम्मत बहादुर बिरुदावली हो गई, अब दूसरी रचना है इनकी प्रताप सिंह बिरुदावली। इसमें राजा प्रताप का क्या है? इन्होंने वर्णन किया है, वीरता का वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें लाल कवि की, देखिए रसलीन के बारे में हमने आपको बता दिया पिछली इसमें कि अंग दर्पण और रस प्रबोधिनी की रचना है। अब देखिए लाल कवि के विषय में भी जान लें कि इनकी कौन सी कृतियां हैं, तो ये भी तो महत्वपूर्ण हो गया ना। तो देखिए छत्र प्रकाश, पूछी जाती है रचना कि छत्र प्रकाश के राइटर कौन है? तो कौन है? लाल कवि। और विष्णु विलास, ठीक है, याद रखेंगे, विष्णु विलास किसकी रचना है? ये लाल कवि की। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें, क्या है कि रामचंद्राभरण किसकी कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न कि रामचंद्राभरण किसकी कृति है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, देव कवि, गोप कवि, माखन कवि, श्रुति मिश्र। देव कवि, गोप कवि, श्रुति मिश्र। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये किसकी कृति है? गोप कवि की। किसकी है ये? गोप कवि की। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें रामचंद्राभरण की, तो ये कब लिखा गया था? 1716 ईस्वी के आसपास क्या है, इसे लिखा गया था। और ये कैसा ग्रंथ है? सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसा ग्रंथ है? तो ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और दूसरी बात, जो गोप कवि थे ये किसके लिए लिखा है इन्होंने? तो इसमें देखिए जो इनके आश्रयदाता थे, कौन? ओरछा नरेश पृथ्वी सिंह का क्या है इसमें वर्णन है, या ये भी याद रखना है, पृथ्वी सिंह का वर्णन। ठीक है, इसमें कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए इसमें दोहा, कवित्त, सवैया, सोरठा और छपे छंद का क्या है यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सही होगा? गोप कवि। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देव कवि पर लग गया, आप इसे ठीक कर लेंगे, गोप कवि बोला है वैसे मैंने। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ क्लियर हुई कि रामचंद्राभरण किसकी कृति है? गोप कवि की है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? जैसा मैंने आपको बताया 1716 ईस्वी के आसपास क्या है इसे लिखा गया। ठीक, और ये कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये, है ना। और किस राजा के ऊपर लिखा गया? तो ओरछा नरेश
पृथ्वी सिंह के ऊपर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गोप कवि की और रचनाओं की, तो देखिए इनकी अन्य रचना राम अलंकार, राम अलंकार, ठीक है, ये याद रखेंगे। रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भूषण, देखिए जो राम से स्टार्ट ज़्यादातर हो रही हैं, जैसे रामचंद्रावरण हो गई, रामचंद्र भूषण हो गई, तो ये किसकी हैं, गोप कवि की, ठीक, याद रखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को। अब हम बात करें जो महत्वपूर्ण कवि हैं श्रुति मिश्र की, तो श्रुति मिश्र की भी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी कौन सी रचना है, अलंकार माला, अलंकार माला, ठीक है, रस रत्नाकर, रस रत्नाकर, तो ये क्या है, इनकी कृतियां हैं, ठीक है। काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर, श्रृंगार सागर, किसकी कृति है ये, श्रुति मिश्र की, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लें कि नवरस तरंग किसकी कृति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैनी प्रवीण की, रसिक गोविंद की, राम सिंह की और अमीर दास की। तो ये किसकी कृति है, बैनी प्रवीण की। तो ये इसकी अगर हम समय अवधि की बात करें तो ये 1817 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। और अगर हम इस ग्रंथ की विशेषता की बात करें तो इसमें देखिए नवरस यानी कि 9 रसों का क्या है, इसमें विवेचन किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। कितने छंद हैं ये भी देख लेते हैं, 543 छंद, ठीक है। नायक नायिका भेद इसमें देखने को मिलता है, नायक नायिका भेद, नायिका भेद, ठीक है। और इसमें देखिए कौन से छंद हैं, दोहा, सोरठा, भरवे, कवित्त सवैया आदि छंदों को क्या है, इस रचना में रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें रसिक गोविंद की, तो रसिक गोविंद ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनकी भी देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। गोविंदा, गोविंदा नंदघन, गोविंदा नंदघन, ठीक है। इसमें देखिए नायक नायिका का वर्णन है, याद रखेंगे। दूसरी है इनकी रसिक गोविंद, रसिक गोविंद, ठीक है, याद रखेंगे रसिक गोविंद। और उसके बाद है इनकी रामायण सूचनिका, रामायण सूचनिका, रामायण सूचनिका, ठीक है। कलयुग रासो, कलयुग रासो। तो इनकी देखिए जो बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक। अगर हम बात करें राम सिंह की, तो राम सिंह की कौन सी कृतियां हैं उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो राम सिंह की जो कृति हैं वो कौन सी है, जुगल विलास, जुगल विलास, कौन सी है, जुगल विलास, ठीक है। अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण, ठीक। आप यहाँ पर ये चीज़ें याद रखेंगे। अगर हम बात करें अमीर दास की, तो अमीर दास की देखिए रचना है सभा मंडन, सभा मंडन, सभा मंडन, ठीक है। व्रत चंद्रोदय, व्रत चंद्रोदय, चंद्रोदय, याद रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि जानकी जू का विवाह किसकी रचना है। महत्वपूर्ण है, जानकी जू का विवाह किसकी रचना है ये, तो मंडन की है, याद रखेंगे। मंडन की और भी कृतियां हैं, जैसे नैन पचासा हो गया, याद रखेंगे, नैन पचासा, नैन पचासा, ठीक है। और जनक पचीसी, जनक पचीसी, ठीक है। पुरंदर माया, पुरंदर माया, ठीक। और नक्सिक, 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 ठीक है। रस रत्नावली, रस रत्नावली, ठीक। और रस विलास, रस विलास, ठीक है। काव्य रतन, तो ये किसकी रचना है, ये मंडन की, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, प्रताप शाही की, प्रताप शाही की। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें व्यंग्यार्थ कौमुदी की, तो 1825 में क्या है,
ये रचना लिखी गई। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, शब्द शक्ति का वर्णन है, शब्द शक्ति का वर्णन, शब्द शक्ति का वर्णन, अलंकार स्वरूप का वर्णन, अलंकार स्वरूप का वर्णन। ठीक है, और व्यंग्यार्थ के महत्व को दिखाया है। ठीक है, इसीलिए क्या है, व्यंग्यार्थ के महत्व का क्या है यहाँ पर दिखाया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, व्यंग्यार्थ कौमुदी। याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रताप शाही की और रचना की बात करें तो प्रताप शाही की और रचनाएं भी देख लेते हैं। काव्य विलास, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, इनकी भी रचनाएं हैं, श्रृंगार मंजरी। ठीक है, श्रृंगार शिरोमणि, ठीक है, श्रृंगार शिरोमणि। ठीक है, रस चंद्रिका, तो बहुत सारी रचना क्या है इनकी हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इश्क महोत्सव किसकी कृति है? इश्क महोत्सव किसकी कृति है? तो देख लेते हैं किसकी कृति है। ऑप्शन है रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, सेवादास या फिर जोधराज। तो किसकी कृति है? रघुनाथ बंदीजन की। ठीक है, इश्क महोत्सव, इसमें क्या है, प्रेम के विषय में लिखा है, आप याद रखेंगे। अगर हम इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं देखें रघुनाथ बंदीजन की, तो और रचनाओं में देखिए रसिक मोहन इनकी रचना है, रसिक मोहन। ठीक है, काव्य कलाधार, याद रखेंगे, काव्य कलाधर, काव्य कलाधर, जगत मोहन, जगत मोहन। तो ये क्या है, इनकी रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कि अलंकार माला किसकी कृति है। तो देखिए हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि श्रुति मिश्र की 2 रचनाएं हैं। कौन है? एक तो अलंकार माला हो गई, दूसरी हो गई रस रत्नाकर। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें क्या है। अब देखिए अगले प्रश्न जो है कथन से हैं। देखिए इससे पहले जो आपने प्रश्न देखे, ज़्यादातर हमने आपको रचनाएं रखी और वो रचनाएं रखी हैं जिनकी संभावना जो होती है वो अधिक रहती है। ठीक है, चाहे आप यूजीसी नेट देख लीजिए, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देख लीजिए, इन कवियों में से कोई ना कोई रचना पूछी ही जाती है। और देखिए जो हमने प्रश्न रखे उनमें जो हम राइटर बता रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो उनकी भी हम रचना बता रहे हैं, ताकि क्या है, एक ये चीज़, अगर हम पूरी प्रश्नों की ही एक सीरीज चलाएंगे तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ों में क्या है, क्लास बड़ी हो जाएगी और इतना समय भी नहीं है कि आपको सिर्फ रचनाओं पर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, और भी हमें चीज़ें पकड़नी है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 रचनाएं लिख दी हैं एक ही कवि की, फिर क्या, जो विस्तार में जो उनकी रचनाएं, जो कृतियां हैं, उनको बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रही चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आए, तो हम वहाँ पर क्या है, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब जो हमारे प्रश्न होंगे देखिए वो कथन पर होंगे। तो पहला कथन आ रहा है हमारा कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। महत्वपूर्ण पंक्ति है। सबसे पहले ये पंक्ति कही किस कवि के बारे में गई है? तो किसके बारे में कही गई है? ये सेनापति के विषय में। किसके बारे में? सेनापति के विषय में। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि ये कथन कहा किसने है? ये कथन कहा किसने है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सेनापति कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। याद रखेंगे, कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं ये। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए कि बिहारी को शक्कर की रोटी किसने कहा। देखिए बिहारी को शक्कर की रोटी किसने कहा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो या फिर ये भी कह देते कि बिहारी को शक्कर की रोटी की उपाधि किसने दी है, तो किसने दी है? पद्म सिंह शर्मा ने। और उन्होंने शक्कर की रोटी क्यों कहा है? क्योंकि बिहारी की जो अगर आप दोहे देखोगे तो उसमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है। इसी कारण क्या है, पद्म सिंह शर्मा ने इन्हें शक्कर की रोटी कहा है, इनके काव्य को, इन्हें नहीं, इनके काव्य को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी देखिए हमारा कथन से ही है, महत्वपूर्ण। देखिए ये तो प्रश्न पूछा जाता है और ये चीज़ तो आपको याद भी हो गई होगी अगर आप पढ़ रहे होंगे ढंग से। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो
दूसरी बात, ये जो उन्होंने मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कहा किसके संबंध में था? जब बिहारी ने जो रचनाएं लिखी हैं मुक्तक काव्य में ही तो लिखी, इनके दो ही तो मिलते हैं, कोई प्रबंध काव्य उन्होंने नहीं लिखा, मुक्तक रचनाएं हैं। इसीलिए क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल ने क्या है ये पंक्ति कही। ठीक है, याद रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को माना है, बिहारी को कैसा कवि माना है? इन्होंने रसवादी माना है, या ध्वनिवादी माना है, अलंकारवादी माना है, या रीतिवादी माना है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बतानी है। तो बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को कैसा कवि माना है? ध्वनिवादी। याद रखेंगे, कैसा कवि? ध्वनिवादी। कंफ्यूज नहीं होंगे। रसवादी की बात करें तो रसवादी किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। तो ठीक है, यदि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी बात, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें भी क्या है, हम रीतिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि हैं रीति सिद्ध के, तो उस पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर एक प्रश्न शायद रह गया था ये, कि भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय किसकी कृति है? महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं किसकी कृति है ये। तो किसकी है ये? जसवंत सिंह की, महाराजा जसवंत सिंह की। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया था भाषा भूषण किसकी कृति है, तो किसकी है ये? जसवंत सिंह की। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।